आज हम चैप्टर नंबर 25 समुच्चय बोधक, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं कंजंक्शन। तो समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। अव्यय मैंने बताया था आप लोगों को कि अव्यय के चार भेद आप लोग 6th क्लास में पढ़े होंगे। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक के जितने भी शब्द होते हैं ये अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने दो अव्यय के भेद पढ़ लिए। तीसरा अव्यय के भेद हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है समुच्चय बोधक, कंजंक्शन। आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे कंजंक्शन वर्ड्स, है ना, जो कि शब्द, वाक्य, शब्द या वाक्य, इनको जोड़ने का काम करते हैं। जो अव्यय दो पदों अर्थात दो शब्दों, है ना, दो शब्दों, दो वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला कहते हैं। ठीक है, चलिए, दो समुच्चय बोधक के दो भेद कौन कौन से? समानाधिकरण, व्यधिकरण। ठीक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आप लोग देखिए कि इसलिए, या, परंतु, एवं, ये जो समुच्चय बोधक अव्यय है इनके द्वारा वाक्यांशों को जोड़ा गया है। ये वाक्यांश है और दूसरा वाक्यांश है, इनको ज्वाइन करने का काम इस शब्द से हुआ है जो कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। ठीक है, यहाँ दो शब्दों को जोड़ा गया है, चलोगे या पढ़ोगे, है ना। यहाँ पे इनको जोड़ा गया है और इनको परंतु के माध्यम से जोड़ा गया है। यहाँ दो शब्द, दो कर्ता हैं, मोहन और नरेश अच्छे दोस्त हैं। यहाँ दो क्रियाएं हैं, इनके बीच ज्वाइंट का काम किया है, योजक का काम किया है। या तो ये ऐसे कुछ पद, कुछ अव्यय जो कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक पद हैं। आप इसको देखिए कि ऊपरी लिखित वाक्यों में इसलिए, या, परंतु एवं पद वाक्यों के समान पदों तथा उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। अतः ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक पद हैं। जो अव्यय पद प्रधान वाक्यों अथवा एक ही स्थिति के दो शब्दों को जोड़ते हैं वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समानाधिकरण यानी समान, एक ही स्थिति। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि एक ही स्थिति का, जहाँ पे एक ही स्थिति के बारे में बताया जाए, यानी रमेश और नरेश अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ दोस्ती के बारे में बताया गया है। ये दोनों बच्चे हैं वो दोस्त हैं। ठीक है, दूसरा, रमन ने बहुत कोशिश की परंतु गाड़ी न पकड़ सका। इन वाक्यों का मतलब ये है कि इसमें जो पद वाक्य, जो वाक्यांश है, या जो शब्द हैं, है ना, वो समान स्थिति में हो। ठीक है, चलिए, व्याधिकरण अगर हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके भी कुछ भेद हैं। समानाधिकरण के संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक, परिणामवाचक और निषेधवाचक। तो कुल कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, समानाधिकरण के 5 भेद हैं। संयोजक किसे कहते हैं? जो कि जोड़ने का, शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों तथा वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें संयोजक कहते हैं। गांधी जी ने सत्य व अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ठीक है, विभाजक का अर्थ क्या होता है? बांटना, है ना, विभाजन करना, बांटना। एक से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के भेद को प्रकट करते हुए जो शब्द उन्हें जोड़ते हैं वे विभाजक कहलाते हैं। जैसे कि पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हो कि उपन्यास, यानी अलग अलग पूछा गया है ना। या या भी विभाजक अव्यय है कि, ये भी एक विभाजक अव्यय है। देखो, आप लोग ये याद कर लो कि और, व, तथा, एवं, ये संयोजक अव्यय है ना, जो कि दो को
जोड़ने का काम करते हैं, और यहाँ पे विभाजक अव्यय हो गया कि या, अथवा, है ना, या फिर स्लैश लगा होता है। ये जो होते हैं, ये इन दोनों में से कोई एक चुनने का काम करता है ना, या तो ये या फिर ये, है ना। आप पुस्तक पढ़ रहे हो या उपन्यास। यह फल कमला लाई है या विमला, यानी इन दोनों में से कोई एक लाया है। तो ये विभाजक अव्यय हो गए। विरोधवाचक अव्यय कौन से होते हैं? दो शब्दों अथवा उपवाक्यों को जोड़ते हुए जो उनके परस्पर विरोध का बोध कराते हैं, वे विरोधवाचक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। जैसे मैं तुम्हें स्कूल लेने गया था, पर तुम वहां नहीं मिले। ये जो शब्द हैं, बल्कि, पर, परंतु, है ना, किंतु, ये जो है ये विरोधवाचक है, विरोधवाचक शब्द हैं, जो कि वाक्यों शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। उसे यश नहीं बल्कि मोहित ने मारा। ठीक है। तो ये हो गया विरोधवाचक। परिणामवाचक, परिणाम जहाँ पे पता चले, जो शब्द पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें परिणामवाचक कहते हैं। यानी इसलिए अव्यय से बने हुए जितने वाक्य होते हैं वो परिणामवाचक। यानी हम इसलिए का प्रयोग क्यों करते हैं? हम, क्योंकि हमें एक रीजन, कारण भी बताना होता है, परिणाम भी बताना होता है। प्यास लग रही थी इसलिए पानी पी लिया, है ना। तो क्या है, परिणाम हमें बताना होता है, दूसरे वाक्य में बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जो शब्द पहले वाक्य का परिणाम, पहले वाक्य का परिणाम, है ना, इस वाक्य का परिणाम क्या है, दूसरे वाक्य में बताया गया, तब हम इसलिए कंजंक्शन वर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो इसलिए का प्रयोग कब करते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये पहला वाक्य है जिसका परिणाम, है ना, उत्तर, रिजल्ट बताने के लिए हम दूसरा वाक्य जब प्रयोग करते हैं, दूसरे वाक्य में उसका रिजल्ट होता है, तो बीच में हमें उसको जोड़ने के लिए, उन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इसलिए शब्द का प्रयोग करते हैं। वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया, है ना। अगला है निषेधवाचक, यानी नहीं, नकारात्मक वाचक या नकारात्मक अव्यय कह लीजिए आप, इन शब्दों का प्रयोग इनसे दो या अधिक शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों में से एक के निषेध का बोध होता है, एक के ना होने का बोध होता है, वर्जित होने का बोध होता है। जैसे मन लगाकर पढ़ो वरना फेल हो जाओगे, चुप बैठो नहीं तो बाहर निकाल दूंगा, है ना। तो निषेधवाचक मतलब नेगेटिव सेंस बता रहा हो उस वाक्य में, और वो कंजंक्शन वर्ड हो, ठीक है, तो वे निषेधवाचक अव्यय होते हैं। नेक्स्ट है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। हमने पढ़ा कि समुच्चय बोधक के दो भाग, हमने अभी तक पढ़ा पहले भाग के 5 भेद और पढ़ा था। अब दूसरा भाग है व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जो शब्द एक या एक
आ रही होगी, ठीक है, अब आ रही है। हाँ, तो हमने पढ़ा व्यधिकरण के चार, कितने भाग? व्यधिकरण के हमने चार भाग अभी देखा था। पहला भाग है कारणवाचक, दूसरा भाग है, दूसरा भेद है उद्देश्यवाचक, तीसरा है स्वरूपवाचक, चौथा है संकेतवाचक, ठीक है। चलिए, तो पहला कारणवाचक, जिस अव्यय से पहले वाक्य के कार्य का कारण दूसरे वाक्य में लक्षित हो, है ना, उसे कारणवाचक, यानी कारण जहां पता चले वहां कारणवाचक समुच्चय बोधक अव्यय होता है। वह स्कूल की फीस नहीं दे सका क्योंकि, ये कारण है ना, ये रिजल्ट नहीं है, ये कारण है। क्या है? कारण है ये, उसके पिता को तनख्वाह नहीं मिली। और आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि बहुत से बच्चों ने एप्लीकेशन जो लिखा था, पत्र लिखा था, है ना, फीस या शुल्क माफी के लिए मैंने पत्र बोला था लिखने के लिए। लास्ट अभी एग्जाम जो हुई थी आप लोगों की, आई थिंक हाफ ईयरली एग्जाम में मैंने दिया था, उस वक्त बहुत से बच्चों ने तनख्वाह कैसे लिखा था। अंकित, आपने भी गलत किया था ये, आप ध्यान से देख लीजिए तनख्वाह कैसे लिखते हैं। तनख्वाह कैसे लिखते हैं, इसको सैलरी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। पिता को तनख्वाह नहीं मिली, ठीक है। तो पहला जो उपवाक्य है इसका कारण ये है, ठीक है। और इस वाक्य को इससे जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन का प्रयोग, समुच्चय बोधक वर्ड शब्द का प्रयोग किया गया है, वो क्या है? क्योंकि। तो जब हम क्योंकि शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें उस वाक्य में पहले वाक्य का कारण दूसरे वाक्य में बताना होता है, ठीक है। तो इसलिए ये कारणवाचक क्या है? अव्यय है, ठीक है। कारणवाचक समुच्चय बोधक अव्यय। समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, या सब कुछ ऊपर से जा रहा है? ये बताइएगा, समझ आ रहा है ना? ओके, चलिए ठीक है। अगला देखिए, दूसरा उद्देश्यवाचक, जो शब्द दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करने का कार्य करते हैं। यानी दो उपवाक्य हैं, उनको जोड़कर उनका उद्देश्य बताते हैं, वे उद्देश्यवाचक कहलाते हैं। जैसे कि मैंने पानी की बोतल रख ली है ताकि रास्ते में परेशानी न हो, है ना। तो क्या हो गया, ये उद्देश्य बताया गया है कि पहला वाक्य जो है कि मैंने पानी की बोतल रख ली है, क्यों रख ली है? ताकि रास्ते में परेशानी न हो। ये हमारा क्या हो गया? उद्देश्यवाचक वाक्य हो गया। ऐसा काम करो जिससे कि तुम्हें तसल्ली मिले। ऐसा काम करो जिससे कि तुम्हें तसल्ली मिले। अगला है स्वरूपवाचक, जिस अव्यय से दो उपवाक्य इस प्रकार जुड़े कि पहले वाक्य स्वरूप दूसरे वाक्य से ही स्पष्ट हो, उसे स्वरूपवाचक कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यह पुस्तक तुलसीदास जी ने लिखी है। दूसरा वाक्य, वह ऐसे सोता है मानो कुंभकर्ण। तो इसमें क्या है? स्वरूप बताया गया है कि जिस अव्यय से दो उपवाक्य इस प्रकार जुड़े कि पहले वाक्य स्वरूप दूसरे वाक्य से ही स्पष्ट हो। यानी पहले वाक्य से उसका स्वरूप स्पष्ट ना हो, दूसरे वाक्य से उसका स्वरूप स्पष्ट हो कि यहाँ पे क्या बात कही जा रही है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, क्या आपको पता चलेगा क्या कहा गया है? जैसा कि आप जानते हैं, ये पहला उपवाक्य है। दूसरा उपवाक्य है कि यह पुस्तक तुलसीदास जी ने लिखी है। यानी कि जो मुख्य मुख्य वाक्य कहेंगे ये कहलाएगा, है ना। मुख्य वाक्य
ये कहलाएगा, जो कि इस पे निर्भर है। जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, आगे हमें कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ ये कह के तो चुप नहीं हो सकते। जैसा कि आप जानते हैं, ये क्या स्पष्ट वाक्य है? क्या बताना चाह रहे हैं, कुछ पता चलता है? नहीं ना? तो जब तक इसके आगे आप कोई वाक्य न बोलें, तब तक इसका स्वरूप नहीं पता चलेगा। इस जैसा कि आप जानते हैं, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं स्वरूपवाचक अव्यय। और ये अव्यय कौन सा है? ये है ना, जैसा कि। तो आपको अव्यय हर एक जितने भी समुच्चय बोधक के भाग हैं, भेद हैं, उनके अव्यय आप लोग याद कर लीजिए, उनके शब्द याद कर लीजिए कि ये शब्द कौन से भाग का है, कौन से भेद का है, ये कौन से भेद का है, ये कौन से भेद का है, ये अव्यय कौन से भेद का है। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, तभी होगा। क्योंकि है जो कि कारणवाचक का है, कारणवाचक समुच्चय बोधक अव्यय है। उद्देश्यवाचक का अव्यय कौन सा होगा? ताकि, जिससे कि, है ना? तो इसको याद करना पड़ेगा और आप लोग याद करेंगे। ठीक है, मानो कुंभकर्ण हो, वह ऐसे सोता है। मान लीजिए ये मैंने बताया, वह ऐसे सोता है, तो क्या आगे ना बोलें तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। वाक्य का स्वरूप नहीं पता चलेगा, है ना, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। वह ऐसे सोता है, मानो कुंभकर्ण हो। तो जब तक हम दूसरा वाक्य ना बोले, तब तक तो उसके आगे का वाक्य हमें पूरा बोलना होगा। और उस वाक्य को जोड़ने के लिए हमें स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करना है। ठीक है, संकेतवाचक, संकेत करना है। इस वाक्य, सॉरी, इस शब्द से वाक्य में संकेत या शर्त प्रकट हो, उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। जैसे, यदि प्रथम आना चाहते हो तो कड़ा परिश्रम करो। तो दोनों का प्रयोग होगा, सिर्फ यदि का प्रयोग नहीं होगा, इन दोनों का प्रयोग किया जाएगा। यदि प्रथम आना चाहते हो तो कड़ा परिश्रम करो। जब तक बॉल लेकर नहीं दोगे, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो ये संकेतवाचक अव्यय हैं, संकेतवाचक समुच्चय बोधक अव्यय। ये पढ़ा। अब आप लोग इसके अभ्यास कार्य कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ, और स्पष्ट भी हो जाएगा कि समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं। उदाहरण सहित स्पष्ट करेंगे। अभी कौन बताएगा समुच्चय बोधक अव्यय? हाँ, बताइए अंकित। वेरी गुड। और ये और कौन सा अव्यय है? समानाधिकरण अव्यय है। ठीक है, और हाँ, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड अंकित। समानाधिकरण का संयोजक अव्यय है। देखिए हमें कितना, हम एक वाक्य बोलते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि इनके बारे में क्या क्या है ना, और या अथवा इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ये है क्या? हाँ, बाकी तो हम पढ़ते हैं कि कर्ता है, क्रिया है ना। लंबे लंबे वाक्य होते हैं जिसमें एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है और कर्म भी होते हैं, लेकिन उनके अलावा जो भी शब्द बच जाते हैं, क्या आप लोगों को पता था कि उनको क्या कहते हैं? कुछ कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ना। कुछ अव्यय का प्रयोग होता है, और अव्यय देखिए कितने सारे अव्यय हैं।
और अव्यय के बारे में पढ़ा आपने तो समझ में आया कि इतने छोटे छोटे शब्द और इनके अर्थ किस प्रकार से अलग अलग होते हैं, है ना। चलिए, समुच्चय बोधक अव्यय के भेदों का परिचय उदाहरण से दीजिए। समुच्चय बोधक अव्यय के भेदों का परिचय। तो समुच्चय बोधक के भेद कौन कौन से हैं? पहला है, आप लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें आप लोग चार्ट बनाएंगे, ठीक है, अपनी कॉपी में। पहला है समानाधिकरण, ठीक है, पहला है समानाधिकरण, दूसरा है व्याधिकरण, है ना, व्यधिकरण। हाँ, ठीक है। अब इसके हाँ हाँ, ठीक है। इसके 4 भेद हैं और इसके 8 भेद हैं, यही पढ़ा था ना हमने। हाँ, तो आप लोग इस तरह से चार्ट बनाएंगे, चार्ट बना के नाम लिखेंगे पूरे 8, यहाँ पे 4 नाम लिखेंगे, ठीक है। और उदाहरण सहित दीजिए। क्या? सॉरी, 5 भेद नहीं कहा मैंने, कहा। ओके, चलिए, ये 8 नहीं है, कितने हैं? 5, है ना। हाँ, ठीक है, ये 5 करना है आपको। हाँ, बोलिए। ठीक है। हाँ, क्या क्या विरोधवाचक, जो दो शब्दों अथवा उपवाक्यों को जोड़ते हुए जो उनके परस्पर विरोध का बोध कराता है। विरोध यानी, विरोध का अर्थ क्या होता है? अंतर बताता हो, है ना। वहां पे विरोधवाचक कहलाते हैं, वे अव्यय विरोधवाचक कहलाते हैं। मैं तुम्हें स्कूल लेने गया था पर तुम वहां नहीं मिले, है ना। यहाँ पे विरोध है, उसे यश नहीं बल्कि मोहित ने मारा। देखिए, विरोधवाचक में सबसे पहली बात कि एक निषेधवाचक शब्द भी मिलेगा, जैसे कि न या नहीं, है ना। ये शब्द भी आपको विरोधवाचक वाक्य में मिलेगा, विरोधवाचक अव्यय वाले वाक्य में मिलेगा। मैं तुम्हें स्कूल लेने गया था पर तुम वहां नहीं मिले, यहाँ पे विरोध बताया गया है कि वहां जाने के बाद तुम नहीं मिले। तो पर, बल्कि, ये जो है ये विरोधवाचक अव्यय कहलाएंगे, ठीक है। विभाजक क्या है? विभाजक यानी एक से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के भेद को प्रकट करते हुए जो शब्द उन्हें जोड़ते हैं। भेद प्रकट करते हुए, भेद बताते हुए जो शब्द उन्हें जोड़ते हैं, वे विभाजक कहलाते हैं। जैसे कि ये तो मैंने आपको बताया था बेटा कि इसमें दो ऑब्जेक्ट, है ना, कोई दो ऐसे शब्द होंगे जिनमें आपको कोई एक चयन करना होगा, जिसमें से किसी एक का चयन करना होगा, वो विभाजक होता है। और वो जैसे कि जो विभाजक विभाजक अव्यय है कि, तो पुस्तक और उपन्यास में से किसी एक को पढ़ रहा है, वो पुस्तक या उपन्यास में से किसी एक को पढ़ रहा है, ये विभाजक है। मतलब कि अलग अलग, है ना। विभाजक करना मतलब अलग अलग करना। तो या तो वो पुस्तक पढ़ रहा है या फिर उपन्यास पढ़ रहा है ना। ये अलग अलग, या अथवा
ये जो शब्द हैं ये विभाजक का ही कार्य करते हैं, यानी कमला या फिर बिमला में से कोई एक यह फल लाई है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हो यानी अपनी तुम स्कूल की कोई बुक पढ़ रहे हो या उपन्यास, है ना, इन दोनों में से कोई एक पढ़ रहे हो, तो ये विभाजक का कार्य कौन कर रहा है कि अगर यही मैंने लगा दिया कि पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हो और उपन्यास, तो क्या ये विभाजक का कार्य करेगा? तुम पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हो और उपन्यास, क्या ये विभाजक का कार्य कर रहा है? मतलब कि उस वाक्य में ये हो जाता है कि तुम दोनों पढ़ रहे हो, पाठ्य पुस्तक भी पढ़ रहे हो और उपन्यास भी पढ़ रहे हो, लेकिन सिर्फ की, हाँ, की, जो हमने की शब्द का प्रयोग किया, इससे कितना अंतर है, इन दोनों में से कोई एक पढ़ा जा रहा है, ये अंतर है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका अभ्यास कार्य है। आपका अभ्यास कार्य निम्नलिखित समुच्चय बोधक अव्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। और का, तथा का, इसलिए कौन सा है, कौन सा समुच्चय बोधक है? इसलिए परिमाण है या परिणाम है? परिमाण है या परिणाम है? परिणाम है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल परिणामवाचक है। अथवा क्या है? विभाजक है, या अथवा विभाजक है। किंतु क्या है? किंतु परंतु। बल्कि क्या है? आप लोग वाक्य पढ़िए एक बार दोबारा और इनसे वाक्य बनाइए। एवं क्या है? क्योंकि, क्योंकि, बिल्कुल कारणवाचक। हाँ ठीक है। अन्यथा, ये परिणामवाचक होगा। अन्यथा, अन्यथा परिणामवाचक होगा। लेकिन, लेकिन क्या होगा? लेकिन, किंतु, परंतु, बिल्कुल सही, विरोधवाचक। ठीक है, तो ये रहा हमारा। आप लोग इसे कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाक्यों में प्रयुक्त समुच्चय बोधक अव्यय छांट कर गोला लगाइए और उसके भेद का नाम लिखिए। तो गोला लगाना है और उसका भेद बताना है। यहाँ पे माता जी बीमार है, इसलिए ये कौन सा होगा? कौन सा होगा? और कारणवाचक होगा या परिणामवाचक होगा? परिणामवाचक होगा। ठीक है, मोहन और सोहन, ये हो गया आपका संयोजक। इस प्रकार काम करो जिससे, जिससे क्या होगा? इस प्रकार काम करो जिससे किसी को हानि ना हो। एक उद्देश्यवाचक, हाँ ठीक है। खूब मेहनत करो ताकि, खूब मेहनत करो ताकि, उद्देश्यवाचक। हम सब तैयार हो चुके हैं, लेकिन क्या होगा ये? लेकिन वह अभी तक सो रहा है। हम सब तैयार हो चलिए ठीक है। हाँ, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको मेरे साथ चलना है। वेरी गुड। आगे, बच्चा कमजोर था इसलिए बीमार पड़ गया। हाँ, इसलिए बीमार पड़ गया। समय पर वर्षा नहीं हुई।
थैंक यू मैम। जय हिंद।